हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आ गई हूँ क्लास 10th का एक नया चैप्टर सिविक्स का, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और इसी वीडियो में मैं तुम्हें लर्न भी करा दूँगी, अच्छे अच्छे नोट्स भी दे दूँगी और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा चैप्टर कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि हमारे ये जो नोट्स हैं ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, प्लस मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो जल्दी से जाकर वहाँ पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी डेली अपडेट्स आते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो सबसे पहले देखें तो हम इधर सोशल डिवीज़न के बारे में बात करेंगे कि जैसे सोशली डिवीज़न जैसे जेंडर के बेसिस पे हो गया या कास्ट के बेसिस पे हो गया। तो ये जो जेंडर है या जो ये कास्ट है ये हमारे पॉलिटिक्स में आता कैसे है, ठीक है। ये हमारे पॉलिटिक्स में एज अ पार्ट कैसे लेता है, ठीक है। इन्वॉल्व क्यों होता है, कैसे होता है, होता भी है तो उसके पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें। सेकंड है सोशल डिवीज़न। अब सोशल डिवीज़न यहाँ पे क्या होता है, किस में कर रखा है, अगर हम जेंडर की बात करें तो मेन एंड वुमेन में कर रखा है और ये हायरार्कियल चल रहा है, मतलब बहुत टाइम से चल रहा है और ये दो फॉर्म्स में है, किसमें, मेन में और वुमेन में, जिसमें मेन को क्या माना जाता है, सुप्रीम माना जाता है ना, कि मैन के पास ही सारी पावर है। वुमेन क्या करेंगी, उनका वर्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि वुमेन जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक काम करेगी, मतलब घर का काम करेगी और मैन बाहर का काम देखेंगे। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मैन को ऊपर समझा हुआ है वुमेन से, ठीक है, वुमेन को वीकर समझा हुआ है मैन से। तो ये हायरार्कियल चल रहा है, ठीक है। और नेचुरल अनचेंजेबल, ये हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये हमारी सोसाइटी ने बहुत सालों से, एंशियंट टाइम से क्रिएट कर रखी है ये सिचुएशंस, ये थिंकिंग जो कि चेंज नहीं हो सकती। ये रहे सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप जो कि बहुत सालों से चल रहे हैं, ये बायोलॉजिकल नहीं होते, ये क्रिएटेड कौन करता है, सोसाइटी क्रिएट करती है, ठीक है। तो अगर हम पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न की बात करें, मैन और वुमेन के अनइक्वल रोल्स बताए गए हैं। जैसे मैन को बोला गया है, जैसे अभी मैंने बताया कि मैन जो है सिर्फ बाहर का काम करेंगे और वुमेन जो है सिर्फ घर का काम करेगी, है ना। ऐसे उनके जो ऑक्यूपेशन है उनको वो करा हुआ है, अलग अलग करा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है वुमेन पेड वर्क एंड मैन वर्क एज प्रोफेशन। अगर मान लो वुमेन घर का काम कर रही है, ठीक है, तो उसको हमें मतलब एज अ इनकम सोर्स नहीं देखा जाता कि इनकम नहीं दे रही है, कुछ नहीं, ये तो उनका काम है। लेकिन अगर वही काम के उनको मेन को पैसे मिलते हैं तो वो अपना एज अ पैशन, एज अ प्रोफेशन की तरह वो काम करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये बोला गया। नेक्स्ट है वुमेन रोल इन पॉलिटिक्स आर वेरी लेस। जो पॉलिटिक्स में रोल है वुमेन का वो बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू दी मेन। इन पास्ट वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट और कंटेस्ट इलेक्शंस। अगर तुम्हें याद हो तो पहले तो वुमेन को अलाउ भी नहीं करा जाता था वोट करने के लिए इलेक्शंस में। तो इसलिए जो वुमेन की कंडीशंस थी वो अभी रिसेंट टाइम में डिटोरेट नहीं हुई है, वो स्टार्टिंग से ही ख़राब चलती आ रही है, ठीक है। एक आता है हमारा फेमिनिस्ट वुमेन। फेमिनिस्ट वुमेन क्या होता है, मेन और वुमेन जो कि बिलीव करते हैं कि वुमेन को भी इक्वल राइट्स देने चाहिए, मैन और वुमेन के इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, उसको हम फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। अब इसमें हमारी डिमांड्स क्या होती हैं, हमारी डिमांड होगी जैसे एजुकेशन होगी कि एजुकेशन वुमेन को इक्वली देनी चाहिए, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, और इक्वल राइट्स। हमें बेसिकली डिमांड्स ये होती है हमारी फेमिनिस्ट मूवमेंट में कि हमें एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल दे और इक्वल राइट्स दे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वुमेन स्टेटस इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में वुमेन का क्या स्टेटस है। सबसे पहला है लिटरेरी रेट्स। लिटरेसी रेट्स मतलब कि कितनी एजुकेटेड वुमेन्स हैं इंडिया में या कितने एजुकेटेड लोग हैं इंडिया में, ठीक है। तो लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज़ ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76% अमंग मैन। तो 54% ही वुमेन जो है वो एजुकेटेड है और मैन कितने परसेंट है, 76% है।
क्यों है वुमेन का प्रोपोर्शन कम लिटरेसी रेट में? क्योंकि गर्ल्स स्टूडेंट्स को अलाउड करा ही नहीं जाता हायर स्टडीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं जो कि इतने प्रिविलेज नहीं है फाइनेंशियली, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम अपना घर का संभालो, और जो उनका बेटा है, जो भी बेटा होगा, उनको उनके पैसे उधर खर्च करने के लिए, मतलब बॉयज़ के ऊपर, बॉयज़ की एजुकेशन की, तुम्हारा भाई अच्छे से पढ़ ले, वो कर ले। तो यहाँ पे क्या होता है, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड द रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज़ एजुकेशन रादर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर्स। दोनों पे इक्वली ना स्पेंड करके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमारा बेटा आगे जा और तुम घर बैठो। सेकंड है अनइक्वल पे। नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। जो हाईली पेड है या जो वैल्यू जॉब्स है वुमेन के लिए, वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। On an average, Indian woman works 1 hour more than an average man every day, yet much of her work is not paid, therefore often not valued. चाहे वुमेन 1 घंटा ज़्यादा काम कर ले एक मैन से, लेकिन फिर भी उनके काम को इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलेगी या उनके काम को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है द इक्वल न्यूमरेशन एट 1976। इसमें बोला था कि इक्वल वेजेस देने चाहिए अगर जो सेम काम कर रहे हैं, इक्वल वर्क कर रहे हैं तो। हावेवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमा टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स वुमेन आर पेड लेस देन मैन when they बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क। दोनों चाहे सेम काम कर रहे हो, लेकिन वुमेन को फिर भी पैसे कम मिलते हैं। नेक्स्ट, चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसमें क्या होता है, अगर पेरेंट्स को पता लग गया कि गर्ल चाइल्ड है, या तो उसका अबॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसको पैदा होने के बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि जो गर्ल चाइल्ड है उनको बड़े करके शादी करना इट्स सो टफ, और मतलब पैसे वगैरह बहुत चाहिए इस चक्कर में। तो पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी वॉज बॉर्न। तो इसलिए जो वुमेन जो है इंडिया में कम है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक वायलेंस। दीज आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ harassment, exploitation and violence against women. Urban areas have become particularly unsafe for women. They're not safe even with their own home from beating, harassment and other forms of domestic violence. डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या? जब घर में एक वुमेन को पीटा जाए, मारा जाए, हैरेस किया जाए, ठीक है, तो वो होता है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इवन ये बोला अर्बन एरियाज़ में तो सेफ़ है ही नहीं, इवन वुमेन्स जो है वो अपने घर में भी सेफ़ नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा वुमेन स्टेटस इन इंडिया। लिटरेसी रेट बहुत कम है क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि उनका बेटा पढ़े रैदर देन उनकी डॉटर। अनइक्वल पे वुमेन को कम पैसे दिए जाते हैं और मैन के काम को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, वैल्यू उतनी नहीं करी जाती। नेक्स्ट है द इक्वल न्यूमरेशन एट 1976, जिसमें कहा था कि इक्वल वेजेस मिलेंगे सेम काम के लिए, बट ऐसा नहीं होता। चाइल्ड सेक्स रेशियो, गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, बिफोर शी वॉज बॉर्न। और डोमेस्टिक वायलेंस, दे वर नॉट सेफ इन देयर ओन होम, बीटिंग, हैरेसमेंट वगैरह। ठीक है, अब वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है? इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ वेरी लो। वुमेन का जो प्रोपोर्शन है लेजिस्लेचर में बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, द शेयर इन द स्टेट असेंबली इज़ लेस देन 5%। शेयर जो स्टेट असेंबलीज में उनका वो है, जितनी वुमेन्स हैं उसमें 5% से भी कम है। In the government, cabinets are largely all men when a woman becomes the chief minister or the prime minister. जो कैबिनेट्स होते हैं वो मेनली मेल ही हैंडल करते हैं। ठीक है, their share in the state assemblies is less than 5%. India is behind the averages for several developing countries, Africa and Latin America. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होगी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उनसे भी हमारी इंडिया जो है वो पीछे है इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में। अब सॉल्यूशंस क्या है? 1/3 of the seats in local government bodies in पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। जो 1/3 सीट्स है हमारे पंचायत वगैरह में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, वो रिज़र्व कर दी गई है वुमेन के लिए। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल
बॉडीज़। 2023 में हमारा आया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023, जिसमें क्या बोला गया, 33% रिजर्वेशन सीट्स देनी चाहिए वुमेन को लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली असेंबली में। तो इस एक्ट के बाद 33% रिजर्वेशन कर दी गई थी। ठीक है। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो अगर हम बात करें गांधी जी के क्या व्यूज़ हैं, उन्होंने बोला था रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। उन्होंने बोला था गांधी जी ने कि जो रिलीजन है ना वो पॉलिटिक्स से कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता था। उनका मानना ये था कि जो पॉलिटिक्स हैं कैसे गाइड होने चाहिए, जो कि रिलीजन के एथिक्स वगैरह हैं उसके थ्रू। Next, human rights groups in our country have demanded that the government should take special steps to prevent communal rights and protect religious minorities. Human rights groups का क्या कहना है, उन्होंने क्या डिमांड करा है गवर्नमेंट से कि वो जो भी कम्युनल राइट्स हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करे और प्रोटेक्ट करे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। मतलब उनका मानना ये है कि एक रिलीजन को ज़्यादा फोकस ना करे, ज़्यादा बढ़ावा ना दे, ज़्यादा पावर ना दे और बाकियों को भी इक्वली ट्रीट करें सारे रिलीजन्स को। नेक्स्ट, वुमेन्स मूवमेंट हैज़ आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजियस may discriminate against women, so they have demanded that government should change these laws to make them more equitable. वुमेन्स में क्या बोला गया है कि जो भी फैमिली लॉज हैं ऑफ ऑल रिलीजन्स वो वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट के साथ डिमांड करा है कि उन लॉज को चेंज कर दें जिससे कि जो सोसाइटी है वो और भी ज़्यादा इक्विटेबल हो जाए। ठीक है। अब ये हमारा कम्युनलिज्म होता क्या है, व्हेन पर्टिकुलर रिलीजन ट्राइज टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्री। जब एक पर्टिकुलर रिलीजन अपने आप को सुप्रीम मानना चालू करते हैं, एक तरह से ये सोच लो, जब एक रिलीजन अपने आप को सुप्रीम मानना चालू कर दे, अपने रिलीजन को सुप्रीम मानना चालू कर दे, तो वो होता है कम्युनलिज्म, कि अपने रिलीजन को ही प्रमोट कर रहा है, अपना ही इंटरेस्ट प्रमोट करे जा रहा है। ठीक है, तो कम्युनलिज्म वो होता है। अब कम्युनलिज्म का रिलीजन में कैसे, उसमें पॉलिटिक्स में कैसे हो जाता है, जब यही रिलीजन जो है पॉलिटिक्स में इन अ नेगेटिव वे यूज़ होती है, तब हम उसको कह देते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट when religion is expressed in politics in exclusive and partisan term, when one religion and its followers are pitted against each other. प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब एक रिलीजन जो है वो दूसरे रिलीजन के बारे में बहुत बुरा भला बोलता है, गंदा बोलता है, पिटेड करता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सबसे पहले वहाँ पर अराइज होती है। दूसरा क्या होता है कि एक रिलीजन जो है उसके बिलीव जो है अपने आप उस रिलीजन के बिलीव्स को ऊपर मान रहा है और दूसरे के बिलीव्स को कम मान रहा है, सुप्रीम नहीं मान रहा है। तो व्हेन बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन। एक ये प्रॉब्लम्स बताई गई है क्या क्या है। तो पहला क्या है, जब दूसरा रिलीजन के बारे में गलत बोलते हैं। दूसरा क्या है, जब एक रिलीजन के बिलीव्स को सुप्रीम मानते हैं और दूसरे को नहीं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स आर फाउंड इन अपोजिशन टू अनदर and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest। जो डिमांड्स है एक रिलीजियस ग्रुप की वो ऊपर रखी जाती है, सुप्रीम मानी जाती है, और जो स्टेट पावर है वो उसी रिलीजियस ग्रुप का डोमिनेशन कर देते हैं जो कि मेजॉरिटी में होते हैं। ठीक है, टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर दी रेस्ट, एक रिलीजन को सपोर्ट कर देते हैं। तो ये ऐसे क्या होगा, फिर गवर्नमेंट क्या करे, एक भी रिलीजन को सुप्रीम ना माने, सबको इक्वल माने, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अगर हमारी इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, सारे रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या है, एक रिलीजन के बारे में अच्छा नहीं मतलब सिर्फ एक रिलीजन को वो नहीं करती ना, बढ़ावा नहीं देती, है ना, सबको इक्वली ट्रीट करती है, ना कि प्रमोट करती है एक रिलीजन को। तो ये चीज़ है आइडिया बिहाइंड कम्युनल थिंकिंग।
द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। अब ये जो कॉमनल थिंकिंग आई एक रिलीजन की आई, तो ये कैसे आई? उन्होंने बोला फॉलोअर्स जो है एक रिलीजन के, वो बोलते हैं कि एक रिलीजन के जो भी फॉलोअर्स है ना, वो एक ही कम्युनिटी होनी चाहिए उनकी, ठीक है। मतलब मान लो अगर हिंदू है तो हिंदू में ही रहने चाहिए, वो किसी और सिख वगैरह में नहीं जुड़ने चाहिए, वो एक ही कम्युनिटी में बिलोंग करने चाहिए। द फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज इररेलेवेंट और ट्राइबल फॉर द कम्युनिटी लाइफ। जो उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं उन पर्टिकुलर कम्युनिटी के, उस पर्टिकुलर रिलीजन के, वो सेम होने चाहिए, और अगर नहीं होंगे तो फिर वो क्या होगा, दिक्कतें होंगी, ठीक है। It also follows that people who follow different religions cannot belong to the same social community. यूँ माना जाता है जो कि different religions को follow करते हैं वो एक ही social community में belong नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इंटरेस्ट मैच नहीं होगा, अगर होगा तो वो कन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाएंगे। If the followers of different religions have same commonalities, these are superficial and immaterial. Their interests are bound to be different and involve a कन्फ्लिक्ट। यूँ बोला गया है अगर डिफरेंट रिलीजन्स के फॉलोअर्स की सेम कॉमनैलिटीज़ है, कॉमन चीज़ें हैं, तो ये सब वो बेकार की बातें हैं, इमटेरियल है, सुपरफिशियल है, ये सच्चाई बात नहीं है। उनका इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकता, उनका इंटरेस्ट डिफरेंट है और उससे कन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, ठीक है। अब एक्सट्रीम फॉर्म क्या है कम्युनलिज्म की? सबसे पहले communalism leads to the belief that people belonging to different religion cannot live as equal citizens within one nation. तो ये कम्युनलिज्म बिलीव करता है जो कि पीपल डिफरेंट रिलीजन्स के हैं वो एज इक्वल सिटीजन्स नहीं रह सकते एक नेशन में। मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन दूसरे रिलीजन को इक्वली ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है, उसको थोड़ा नीचे नज़रों से देखेगा या ऊपर नजर, मतलब इक्वली नहीं रह सकते। दूसरी चीज़, वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन। एक रिलीजन डोमिनेट करेगा और जो बाकी के रिलीजन्स होंगे वो क्या करेंगे, अपना अलग नेशन, सेपरेट नेशन फॉर्म करेंगे। ये है फर्स्ट है कम्युनलिज्म इन एवरीडे बिलीव्स। इसमें क्या माना जाता है, these routinely involve religious prejudices, stereotypes of religious communities and belief in the superiority of one religion over the other religions. इसमें क्या माना जाता है कि एक रिलीजन सुप्रीम होता है दूसरे रिलीजन से, उसके जो बिलीव्स हैं वही शेयर होने चाहिए, वही मानने चाहिए। नेक्स्ट, अर्ज टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपना फॉर्म करेगी अपना डोमिनेंस पावर को। फॉर दोज जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलीव कर रहे हैं उनको सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट उनकी होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा क्या है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियन स्ट्रेंथ। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्केर्ड सिंबल्स, religious leaders, emotional appeal and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political era. अब एक रिलीजन वालों को इकट्ठा कैसे लाएं, सैकर्ड सिम्बल्स यूज़ करके, उस रिलीजन के लीडर ला के, या कि फिर इमोशनली अपील करके कि तुम सब आओ और पॉलिटिकल में पार्ट लो। In electoral politics, this often involves special appeal to the interest of emotion of voter of one religion in preference to other. कि मतलब एक ही रिलीजन के वोटर्स को प्रेफरेंस दी जा रही है, उन्हीं के रिलीजियस लीडर का आ रहा है, उन्हीं की डिमांड्स वगैरह सुनी जा रही है जिससे कि उनको भी वोट्स आ जाए। अब अगली फॉर्म क्या है कम्युनलिज्म का, जब वायलेंस होता है, राइट्स होते हैं ऑन द बेसिस फॉर इसके कम्युनलिज्म की वजह से। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। द पोस्ट इंडिपेंडेंट सीरियस ऑल्सो सीन अ लार्ज स्केल ऑफ कम्युनल वायलेंस। जब वायलेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, वायलेंस होता है, राइट्स वगैरह होता है, और इंडिया ने कब एक्सपीरियंस करा ये, जब पार्टीशन का टाइम था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक्सपीरियंस कराई है, ठीक है। अब सेक्युलर स्टेट क्या होती है, जब एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है कंट्री का, वहाँ पे जो है काफ़ी सारे डाइवर्स वो होते हैं और बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, उन सबको इक्वली माना जाता है। जैसे इंडिया में एक भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान है वो मुस्लिम कंट्री है, तो ऐसे हमारा नहीं बोला गया है कि
एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करती है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ द चैलेंजेस ऑफ कम्युनिज्म। अब इसकी नीड क्यों थी सेकुलरिज्म की? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनको कम्युनलिज्म की चैलेंजेस की अच्छे बारे में पता था। इस चक्कर में क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि भाई हम तो सारे रिलीजन को इक्वल मानेंगे। अब प्रोविजंस क्या है सेकुलर स्टेट के? कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडियन स्टेट का। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन एंड नॉट टू फॉलो है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, वो अलाउ करता है कि तुम्हें अपना कोई भी रिलीजन अगर प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करना, प्रोपगेट करना तुम कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई भी रिलीजन फॉलो ना करना हो तो वो भी तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जैसा करना हो तुम वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला गया है कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, the constitution allows the state to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious communities. कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेन कर सकती है रिलीजियस मैटर्स में, अगर वो उसको इक्वालिटी को इंश्योर करने के चक्कर में। जैसे कि अनटचेबिलिटी था, जो लोअर सेक्शन से दलित्स वगैरह थे उनके लिए था, उस कम्युनिटी के लिए था। तो गवर्नमेंट ने इंटरवेन करा और जो अनटचेबिलिटी थी वो बैन कर दी। ठीक है, तो अगर आया प्रोविजंस ऑफ सेकुलर स्टेट में, ये एग्जांपल प्लीज़ लिख के आना। ठीक है, नेक्स्ट, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब इसको तुम कैसे पढ़ोगे? कास्ट एंड पॉलिटिक्स, फीचर मतलब कास्ट का क्या रोल है हमारे पॉलिटिक्स में? फीचर्स ऑफ कास्टिज्म। In most society, occupations are hereditary. Occupational division was sanctioned by rituals passed on from one generation to other. जो occupations है वो hereditary है, मतलब जो पहले हमारे फॉलो करते थे वही हम फॉलो करेंगे। जैसे अगर फार्मर है तो वो फार्मर बनेगा, किंग है तो किंग बनेगा, अगर टीचर है उसके पापा तो वो टीचर बनेंगे। तो ऐसे ये हेरिडिटरी है कि जो ऑक्यूपेशन स्टार्टिंग से एक जनरेशन फॉलो हो रही है वही दूसरी जनरेशन फॉलो करेगी। मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप, की जो भी कास्ट ग्रुप है उसमें ही शादी होगी, सेम कास्ट में ही शादी होगी, दूसरी कास्ट में शादी नहीं होगी। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन। जो मेंबर है सेम कास्ट ग्रुप के वो क्या करेंगे, एक सोशल कम्युनिटी को फॉर्म कर लेंगे और सिमिलर ऑक्यूपेशन ही प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, did not eat with members from other caste group। जो दूसरे कास्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ खाना भी नहीं खाया जाता था। देख रहे हो ये क्या हो रहा है ना? अब ये जो कास्ट सिस्टम जो चल रहा है कि खाना नहीं खाना, सेम ऑक्यूपेशन, ये मैरिज विद इन द कास्ट ग्रुप, तो इसका डिक्लाइन कैसे हुआ? जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जैसे ज्योतिबा फुले हो गए, गांधी जी हो गए, हमारे B.R. अम्बेडकर जी हो गए, इन सब ने क्या करा, ये एडवोकेटेड एंड वर्क टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटीज आ रहा। इन्होंने वो काम वगैरह करा जिससे कि जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ वगैरह हो रही है वो ना होए। दूसरा, विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, अर्बनिज्म हो रहा था, लोग ज़्यादा पढ़ रहे थे, लिटरेसी रेट ज़्यादा हो रहा था। तो इस चक्कर में लोगों को खुद ही समझ में आ गया कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत ही फालतू चीज़ है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी। ऑक्यूपेशन मोबिलिटी मतलब पहले हमारे पास चॉइस नहीं थी ऑक्यूपेशन चूज़ करने की, जो हमारे फॉलो कर रहे हैं वही चलता आ रहा था। लेकिन अब हमारे पास चॉइस आ गई कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं। अगर टीचर है तो टीचर, और उसके साथ ये नहीं है सिर्फ टीचर है तो टीचर ही नहीं, हमें जो भी उसके साथ करना हो फ्लेक्सिबल है मतलब हमारे लिए ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर मान लो कोई डॉक्टर है लेकिन वो पढ़ाना भी चाहता है अपने सब्जेक्ट्स, तो वो पढ़ा भी सकता है, एज ए टीचर भी रूप में काम कर सकता है। द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस। जो विलेजेस में लैंडलॉर्ड्स थे, जो हाई ऑफिशियल्स थे, उनकी क्या हो गई, पोजीशन वीक हो गई। नेक्स्ट, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया, उसने क्या कर दिया, प्रोहिबिट्स कर दिया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते।
ठीक है। अब आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कास्ट इन पॉलिटिक्स। इसमें हम ऐसे पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स में कास्ट कैसे आई, पॉलिटिक्स के लिए कास्ट यूज हो रही है ये, ठीक है। तो व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म, पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट्स एंड ट्राइब्स फाइंड अ प्लेस इन। तो जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, पॉलिटिकल पार्टीज ये ध्यान में रख के अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है कि हर कैटेगरी वाला रिलीजन लेके आए, हर कैटेगरी वाला कास्ट लेके आए, जिससे कि हर कास्ट के लोगों से उनको सपोर्ट मिले, वोट्स मिले। दूसरी चीज़, political parties and candidates in elections make appeals to caste sentiment to muster support. Some political parties are known to favor some castes and are seen as their representative. तो political parties या जो candidates हैं elections में क्या करते हैं, वो अपील करते हैं उन्हीं कास्ट ग्रुप से कि भाई हमें वोट दो वोट दो वोट दो। और कुछ political parties क्या करती है, कुछ कास्टेस को जो कि मेजॉरिटी में होते हैं उनको क्या करने लग जाती है, फेवर करने लग जाती है, जिससे कि वो लोग जो हैं वो उनको क्या करें, वोट दें, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support. अब ये जो पॉलिसीज प्रिंसिपल्स आए 1 person 1 vote और यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज, इसमें क्या हुआ, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको क्या करना पड़ा, जो लोअर कास्ट ग्रुप्स वगैरह थे उनकी भी बातें सुननी पड़ी, उनके फेवर में भी काम वगैरह करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सबकी वोट की यहाँ पे क्या हो रही है, अहमियत हो रही है, सारे वोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ठीक है ये सारा हो रहा है, लेकिन इलेक्शन सिर्फ कास्ट से रिलेटेड नहीं है। अब देखो, जैसे नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ 1 single कास्ट। जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे कंट्री में, वहाँ पे 8 single कास्ट की मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है। नो पार्टी मीन्स द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और अ कम्युनिटी। अब मान लो एक कास्ट के लोग हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारे कास्ट के लोग वोट करते हो, है ना। तो ये भी है कि नो पार्टी मीन्स द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। कुछ दूसरों का वोट दे देते हैं, कुछ के इंटरेस्ट अलग होते हैं, कुछ की सोच अलग होती है, तो वो दूसरों को वोट दे देते हैं, ठीक है, या कुछ वोट ही नहीं देते, ऐसा होता है। सम वोटर्स हैव मोर देन 1 कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट वाइल मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। कुछ वोटर्स में क्या होता है, एक कैंडिडेट होता है उनकी कास्ट से, और कुछ वोटर्स के लिए क्या होता है, कोई कैंडिडेट्स नहीं होता उनकी कास्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मान लो मल्टीपल पार्टीज़ हैं जो कि सेम कास्ट ग्रुप को लेके चल रही है, तो उससे क्या होता है, वोट जो है वो बट जाते हैं। कुछ लोग एक पार्टी को वोट कर देती है, कुछ लोग दूसरी पार्टी को वोट कर देते हैं, तो वोट क्या होते हैं, वो हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो अगर मान लो कास्ट के बेसिस पे ही चल रहा होता, तो जो रूलिंग पार्टी और जो सिटिंग एमपी और एमएलए है वो इलेक्शंस में हार रहे हैं, है ना, तो वैसा नहीं होता। नेक्स्ट, द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज विच इज़ ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट। कुछ वोटर्स का क्या होता है, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, अटैचमेंट होते हैं, तो इसलिए वो वोट कर देते हैं, रादर देन कास्ट वगैरह देख के कि भाई ये इसको नहीं कर रहा है, मैं तो कास्ट वाले को नहीं, उसको लगता है कि मेरी अटैचमेंट इस पार्टी के साथ है तो मैं इस पार्टी को वोट करूँगा। नेक्स्ट, people have with the same caste group or community have different interests depending on their economic condition। तो लोगों का जो सेम कास्ट ग्रुप के हैं या फिर कम्युनिटी के हैं, उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को लेके, ठीक है। तो इसमें क्या है, इलेक्शंस आर नॉट ऑलवेज अबाउट कास्ट, कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है सिंगल कास्ट की। दूसरा, एक सारे मतलब कास्ट के लोग जो हैं वो सारे वोट नहीं करते, कम्युनिटी वाले वोट नहीं करते, जिससे कि एक पार्टी विन होए। और क्या है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं सेम कास्ट से, तो जो वोट्स है वो बट जाते हैं। नेक्स्ट, द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एम्पायर फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आ कंट्री। द वोटर्स का कुछ अटैचमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, तो इसलिए वो वोट दे देते हैं, ना कि कास्ट वगैरह कम्युनिटी को देख के। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आएंगे तो लिखाना। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स, मतलब कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में मतलब कैसे वो यूज़ करते हैं कास्ट वाले लोग, ठीक है।
तो हर एक जो कास्ट वाले ग्रुप है वो क्या करते हैं, बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। या तो वो अपनी सब कास्ट के साथ जुड़ जाते हैं, या तो फिर अपनी नेबरिंग कास्ट का, भाई थोड़ा बहुत तो फ़र्क है, हम अपन आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि जिससे कि वो बड़ा एक कास्ट ग्रुप फॉर्म होके गवर्नमेंट के नोटिस में आ सके, तो इसलिए वो सारे जुड़ जाते हैं। दूसरा क्या होता है, वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इन कोलिशन विद अदर स्टेट और कम्युनिटीज़ एंड दस एंटर इनटू अ डायलॉग एंड नेगोशिएशन। अब क्या करते हैं, कोलिशन में आ जाता है। कोलिशन में मतलब काफ़ी सारे कास्ट के ग्रुप, 2-3 कास्ट के ग्रुप क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं, जिससे कि वो डायलॉग और नेगोशिएशन वगैरह कर सके और जो भी बात मनवानी हो गवर्नमेंट से करवा सके। नेक्स्ट, काफ़ी सारे कास्ट ग्रुप्स जो हैं वो नई तरह के इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि बैकवर्ड क्लास हो गई, फॉरवर्ड क्लास हो गई, तो ये सारे ऐसे इमर्ज हो रहे हैं। लास्ट हमारा टॉपिक आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉजिटिव भी हैं और इसके नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव में क्या होगा, disadvantaged communities the space to demand their share of power. In this sense, caste politics has helped people from Dalits and OBCs to gain better access. इससे क्या होता है, जो OBCs हैं, जो भी ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी एक्सेस मिल जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वगैरह में पार्ट लेने में। और सेकंड, जो काफ़ी सारी सेवरल पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हैव बीन डिमांडिंग एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्टिकुलर क्लास फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। तो काफ़ी सारी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आपस में क्या डिमांड कर रही है कि डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो, डिग्निटी हो, जिससे कि लोग अच्छे से अपॉर्चुनिटी रिसोर्सेज वगैरह का यूज़ कर पाए। अब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अगर हम ज़्यादा एक ही कास्ट को वो ज़्यादा अटेंशन देंगे तो वो एक नेगेटिव रिजल्ट्स लेके आएगी हमारे लिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, अगर हम एक कास्ट ग्रुप पे ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं तो जो बाकी के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है, जैसे पॉवर्टी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, करप्शन हो गया, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, इस कास्ट के बीच में ही रह जाएंगे। लेट्स कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इवन वायलेंस। जो कास्ट डिवीजन होता है उससे क्या होता है, टेंशंस होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है और वायलेंस होता है कंट्री में। तो ये था तुम्हारा चैप्टर कास्ट, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। So yeah, thank you for watching. Love you. Tata. Bye bye.